हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज आधार जैन एंड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोर्ट रूम क्लासिक में एक नया केस, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। कहीं ना कहीं आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस केस के बारे में सुना होगा। काफी इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क केस है। माइनर को लेकर बात करता है कि क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं। और भी काफी सवाल है, लॉ ऑफ स्टॉपल को लेके, रेस्टिट्यूशन को लेके, रेटिफिकेशन को लेके। आज उन सभी सवालों के जवाब आपको इस केस के थ्रू मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूं आपको कि यहां पर जो केस है, राइट, इसमें तीन पार्टीज हैं, चार पार्टी कह सकते हो। पहला तो आपका ब्रह्मोदत्त, दूसरा आपका धर्मोदास घोष, तीसरा मोहरी बीवी और फोर्थ केदारनाथ। होता क्या है, जो हमारा प्लेंटिफ है धर्मोदास घोष, ये अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर कर, राइट, ये 20,000 रुपए का लोन लेता है ब्रह्मोदत्त से, जो कि क्या है यहां पर डिफेंडेंट है, राइट। एंड आपका जो केदारनाथ है वो ब्रह्मोदत्त का अटॉर्नी है। लेट्स से आप कह सकते हो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है, वो एज अ एजेंट एक्ट करता है ब्रह्मोदत्त का। एंड यहां पर जो मोहरी बीबी है ये ब्रह्मोदत्त की वाइफ है, क्योंकि केस के दौरान जब ये केस चलता रहा तो ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है, तो उसकी बीवी जो मोहरी बीवी जिनका नाम है, वो इस केस को कंटिन्यू करती है, राइट। चलिए आइए देखते हैं एक बार पार्टीज को लेकर कि धर्मोदास घोष जो है ये प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ हमारा माइनर है, राइट। मोहरी बीवी जो कि वाइफ है ब्रह्मोदत्त की एंड उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है इस केस में, क्योंकि केस के दौरान ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है। देन ब्रह्मोदत्त जो मनी लेंडर है, जिसने यहां पर मनी जो है लेंड किया था, जो कि एंटर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट में विथ माइनर, मतलब धर्मोदास घोष के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। एंड फोर्थ इज केदारनाथ, जो कि अटॉर्नी है, बेसिकली एजेंट है ब्रह्मोदत्त का। तो ये पार्टीज हैं जो कि रिलेटेड टू द केस है, राइट, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया केस में हुआ क्या था, ये कुछ फैक्ट्स हैं केस को लेकर। सो धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर है, राइट, जो कि प्लेंटिफ है, ये मिसरिप्रेजेंट करता है अपनी एज। एक्चुअली में ये माइनर होता है, बट ये ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मानो ये मेजर है, राइट। और ये अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करते हुए मॉर्गेज करता है प्रॉपर्टी अपनी, और 20,000 रुपए का लोन का मांग करता है, राइट। 10,500 तो उसको उसी वक्त पे कर दिए जाते हैं, जो ब्रह्मोदत्त का एजेंट होता है, जो अटॉर्नी है केदारनाथ के द्वारा। देन धर्मोदास की जो मदर है, इसी दौरान जब उनको इस बारे में पता चलता है तो वो एक लेटर भेजती हैं, किसको, ब्रह्मोदत्त के अटॉर्नी जो कि केदारनाथ थे, इनको ये बताते हुए कि जो धर्मोदास है वो माइनर है और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये बात केदारनाथ को पता थी। और जनरली एक रूल चलता है आपका लॉ में कि अगर आपके एजेंट को कोई इंफॉर्मेशन मालूम है तो उसे माना जाता है कि प्रिंसिपल को भी वो इंफॉर्मेशन मालूम है, फिर भले ही एक्चुअली में मालूम हो या ना हो। लॉ प्रिज्यूम करता है कि अगर एजेंट को पता है मतलब प्रिंसिपल को पता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो धर्मोदास जो यहाँ पर केस फाइल कर रहा है, जो माइनर है, वो केस फाइल करता है 10 सितंबर 1885 को इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। केस काफी पुराना है, 1903 का केस है ये, राइट। सो यहां पर अब माइनर बोल रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो बेसिकली जो हुआ है, ये नेसेसिटी को लेकर नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है, माइनर के केस में एक एक्सेप्शन आता है कि अगर माइनर को कोई नेसेसिटी सप्लाई की गई, कुछ नेसेसरी सप्लाई की गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा, मकान, जिन्हें हम बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ सप्लाई किया गया है तब तो उसको वापस करना पड़ेगा। जो बेनिफिट मिला है, जो भी सप्लाई किया गया था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एक्सेप्शन में जाता है। बट क्योंकि माइनर बोलता है कि यहां पर तो नेसेसरीज को लेकर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी थी और मैंने लोन लिया था, तो क्योंकि मैं माइनर हूं तो मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया जा ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना चाहता हूं। तो ये केस जो है प्लेंटिफ ने, मतलब आपका जो माइनर है, उसने फाइल किया था, राइट, थ्रू हिज गार्जियन। देन अब जब ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है, जो आपका ट्रायल कोर्ट है, ये जो धर्मोदास घोष है उसके फेवर में केस डिसाइड कर देता है, कि बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जब ब्रह्मोदत्त केस हार जाता है तो वो अपील करता है और मामला चलता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी अपील करता है डिसीजन को कि हाँ माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वो वॉइड एब इनिशियो है। फिर भी अपील की जाती है आगे, और प्रिवी काउंसिल को अपील की जाती है। जैसे हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, उस टाइम पर प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, राइट। तो प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती है, और अभी मामला प्रिवी काउंसिल में चल रहा है, जहां पर आपका जो ब्रह्मोदत्त है उसकी तो उस टाइम तक डेथ हो जाती है, तो जो केस है, जो प्रोसीडिंग है,
वो कंटिन्यू करती हैं उसकी वाइफ मोहरी बीवी। अब मोहरी बीवी, हम पढ़ते हैं ना मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, तो मोहरी बीवी यहां पर अब इस केस में आप कह सकते हो प्लेंटिफ है, और जो हमारा प्लेंटिफ जो पहले था माइनर, वो अब डिफेंडेंट है। तो मोहरी बीवी प्लेंटिफ है वर्सेस हमारा जो माइनर है धर्मोदास घोष, राइट। ये है मामला पूरा। देन आगे अगर हम बात करें तो जस्ट अ मिनट, ओके, आगे अगर आप देखोगे डिफेंडेंट डिमांड करता है रीपेमेंट की, भाई जो 10,500 रुपए हमने, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, डिफेंडेंट डिमांड करता है रीपेमेंट ऑफ 10,500 विद 12% इंटरेस्ट। तो मोहरी बीवी यहां पर वही डिमांड कर रही है कि 10,500 रुपए हमने दिए हैं माइनर को, वो जो बात हुई थी 12% इंटरेस्ट के साथ हमें वापस कर दिए जाएं। ये पूरा का पूरा फैक्ट्स हैं इस केस के। आई होप फैक्ट्स आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं जो लीगल प्रोविजंस कौन कौन से यहां पर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पर बात करता है कि माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। सेक्शन 11 जो है आपका बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, हु ऑल आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वो मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कन्विक्टेड पर्सन या इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो मेजर होना चाहिए, मतलब दैट पर्सन शुड बी 18 प्लस होना चाहिए। बट यहां पर देखा जाए जो हमारा धर्मोदास घोष प्लेंटिफ था पहले केस में, बाद में डिफेंडेंट हो गया, तो यहां पर उसकी एज 18 से कम है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो ही नहीं सकते, इनको वॉइड एब इनिशियो कहा जाता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट इज वॉइड, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। देन सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सेक्शन 64 आपका बात करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइडेबल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है व्हेन बेसिकली ये वैलिड ही होते हैं, बट वन ऑफ द पार्टी हैज दिस ऑप्शन कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कैंसिल करा सकता है। इट्स अप टू हिम वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। ठीक है, तो अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराए। लेट्स से फ्रॉड के केस में, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, आपका कोएर्जन के केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में जनरली कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कराया जा सकता है कोर्ट में जाके। तो यहां पर आपका सेक्शन 64 बात करता है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है तो कराए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में लेट्स से उसने कुछ बेनिफिट, कुछ एडवांटेज रिसीव किया है, तो वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। आप वॉइडेबल कराना चाहते हो वॉइडेबल करा दो, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो 10,000 रुपए मिल गए थे, ऐसा नहीं होगा कि आप वो भी रख लो। आपको वो 10,000 रुपए वापस करो और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा लो। ये सेक्शन 64 बोलता है। सेक्शन 65 बात करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि शायद पहले वैलिड थे बट बाद में पता चला कि ये वॉइड हो गए हैं। अब अगर वो वॉइड हो गए हैं तो यहां पर बात करता है कि भाई वो बेनिफिट जो आपको मिला है वो आप रिस्टोर कर दो, या तो रिस्टोर कर दो, या फिर अगर रिस्टोर नहीं कर सकते हो तो आप कंपनसेट कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो। ये आपका सेक्शन 64 65 बात करता है। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का 115 जो है एस्टॉपल से बात करता है। स्टॉपल का मतलब देखो सिंपल सी ट्रिक है, ये अपने आप में समझाता है स्टॉप। सो बेसिकली स्टॉपल का मतलब होता है यू विल बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग एनीथिंग, फ्रॉम डिनाइंग व्हाटएवर यू हैव स्टेटेड अर्लियर। मतलब कि पहले आपने जो कुछ बोला था एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते वक्त, तब आपने कुछ बोला, आपके बोलने पर सामने वाले ने एक्ट किया, अब आप उस बात से पलट रहे हो और उस कारण से सामने वाले पर्सन को हो रहा है लॉस। तो यहां पर सामने वाला बोल सकता है कि भाई यू विल बी स्टॉप्ड, आपके ऊपर लॉ ऑफ स्टॉपल लग जाएगा, जिसका मतलब है कि यू विल बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग व्हाटएवर यू हैव स्टेटेड अर्लियर, राइट। तो ये लॉ ऑफ स्टॉपल है यहां पर। देन सेक्शन 41 आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का देखने को मिल जाएगा 1877। अब तो ये रिपील हो गया है एक्ट और आपका 1963 आ चुका है। उस टाइम की बात है 1877, उस टाइम पर जो है वैलिड था। तो यहां पर रिलीफ मांगी जाती है अपॉन कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो यहां पर रेस्टिट्यूशन, एक रिलीफ की बात की जा रही है। कि रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है लेट्स से कोई चीज को रिस्टोर करना, राइट।
रिटर्न करना आप कह सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल वही कोई बेनिफिट कोई एडवांटेज रिसीव हुआ तो उसको रिटर्न करना इन केस इफ यू वांट उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराना। तो यहां पर बात की जा रही रेस्टिट्यूशन की, राइट। देन सेक्शन 33 आपका जो एक्ट है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, ये वैलिड है, अभी लागू है। तो यहां पर इसमें बोला गया कॉम्पनसेशन देने के लिए इवन इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ रेस्टिट्यूशन इन सम केसेस। तो ये बेसिकली अभी करंट का लॉ है, अभी क्या सिचुएशन है इस चीज को लेकर उसकी भी यहां पर बात की गई है सेक्शन 33 में, राइट। सो आई होप जो प्रोविजंस यहां पर इन्वॉल्व है वो आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इश्यूज उठाए गए थे किसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा। प्लेंटिफ हम किसको कह रहे हैं यहां पर, मोहरी बीवी, राइट। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या, लॉ ऑफ स्टॉपल जो है सबसे पहले डिमांड की जाती है क्योंकि माइनर जो है यहां पर क्या कर रहा है, माइनर ने अपनी एज मिसरिप्रेजेंटेशन किया, गलत बताई। तो भाई माइनर के ऊपर लॉ ऑफ स्टॉपल लगना चाहिए क्योंकि हमने उसकी एज का भरोसा करते हुए उसको लोन दिया, राइट। यहां पर तो लॉ ऑफ स्टॉपल शुड बी मेड एप्लीकेबल ऑन हिम, राइट, क्योंकि माइनर ने रिसीव किया एडवांटेजेस एंड बेनिफिट फ्रॉड करके, राइट, मिसरिप्रेजेंट करके अपनी एज को, एंड उसको कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, ये पहला इशू था। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ स्टॉपल जो है ये माइनर पर अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। क्यों नहीं होता, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड। इवन इफ अगर वो झूठ बोलता है तो भी, इवन अगर वो मिसरिप्रेजेंट करता है अपनी एज तो भी, तो यहां पर हम लॉ ऑफ स्टॉपल तो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर लॉ ऑफ स्टॉपल अप्लाई किया इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, जो मेन आपका जो क्रक्स है कि भाई माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता, आप उसको अलग, राइट, कॉन्ट्ररी चला जाएगा। तो यहां पर बोले लॉ ऑफ स्टॉपल तो माइनर पे नहीं लगेगा। दूसरी बात, चलो बोले ठीक है अगर लॉ ऑफ स्टॉपल नहीं लगता है और अगर मॉर्गेज जो किया गया है, राइट, आप मुझे जरूर बताइएगा कि मॉर्गेज और प्लेज में क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में, राइट, कि प्लेज किस केस में या किस प्रॉपर्टी में किया जाता है या मॉर्गेज कब किया जाता है, मुझे बताइएगा, राइट। तो यहां पर बात हो रही है कि जो मॉर्गेज किया गया था अगर कोर्ट उसको नलीफाई करती है या फिर अगर कोर्ट उसको बेसिकली नलीफाई मतलब या कैंसिल करती है, तो यहां पर माइनर को बोला जाए कि भाई जो बेनिफिट तुम्हें हुआ है 10,500 जो हमने तुम्हें दिए थे वो तो हमें वापस दिलवा दो कम से कम। ये भी एक इशू रेज किया गया, राइट, जो एडवांस किए गए थे मनी लेंडर ब्रह्मो दत्त के द्वारा। दिस वाज अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका पुराना वाला। तो यहां पर जब ये इशू रेज हुआ तो कोर्ट ने बोला भाई देखो सिंपल सी बात है कि हम यहां पर इस सेक्शन के तहत, क्योंकि आप वहां पर क्या बोल रहे हो, आप उस इंस्ट्रूमेंट को, आप उस मॉर्गेज को यहां पर कैंसिल कर रहे हो, तो भाई रिस्टोर कर दो बेनिफिट। बट कोर्ट ने बोला कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, हम माइनर को नहीं बोल सकते जो बेनिफिट उसको मिला है वो देने के लिए, क्योंकि केदारनाथ जो आपके अटॉर्नी थे उनको पता था, उनको नॉलेज था कि ये जो है वो कौन है, ये माइनर है, राइट। और अगर एजेंट को पता है इसका मतलब प्रिंसिपल को पता है, कहने का मतलब अगर केदारनाथ को पता है तो मतलब जो मनी लेंडर है ब्रह्मोदत्त उसको भी पता है। तो कोर्ट ने बोला यार क्योंकि यहां पर हम भले ही मॉर्गेज वो कैंसिल जरूर कर रहे हैं बट माइनर को हम नहीं बोल सकते 10,500 पे करने को, क्योंकि माइनर को लॉ प्रोटेक्ट करता है और माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, राइट। तो यहां पर भी मना कर दिया गया। देन थर्ड इशू जो था, ही हैड आल्सो रेज रिफंड्स कि भाई सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 के तहत हमारा पैसा ही वापस दिलवा दो कम से कम, कुछ नहीं तो, राइट। और हमने पढ़ा था 64 65 जो है वो लगते हैं आपके वॉइडेबल या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, और वॉइड में भी जब वो पहले वैलिड थे बाद में वॉइड हुए हैं, बट ये तो आपका स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो है। तो कोर्ट ने बोला ना तो इस पे सेक्शन 64 लगेगा ना ही इस पे सेक्शन 65 लगेगा, क्योंकि भाई माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता है। यहां तो कम से कम वॉइडेबल आप कर रहे हो, मतलब पहले तो वैलिड था दोनों ही सिनेरियो में, तो बोले ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इस पे जो है ना एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 65 है ना इसके अंदर जो है माइनर इंक्लूड कर देना चाहिए, इसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन अगर निकाले तो माइनर इंक्लूडेड है, बट कोर्ट ने बोला कि नहीं। और इवन उन्होंने सजेस्ट किया था इसके बाद, इस केस के बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कि इसको चेंजेस लेकर आए जाएं, राइट, इसको एक्ट में इस प्रोविजन को इंसर्ट किया जाए, बट स्टिल कोई ऐसा प्रोविजन इंसर्ट नहीं किया गया है अभी तक, राइट। देन फोर्थ
जो इशू है वो है वेदर डीड वाज वॉइड, क्या वो डीड वॉइड थी? द आंसर इज बट ऑब्वियसली यस, क्योंकि हम अभी तक इतनी यही सब बात कर रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, वो करा ही नहीं जा सकता माइनर के साथ कोई भी, राइट? देन फिफ्थ, whether the mortgage that defendant had commenced was voidable or not। तो बट ऑब्वियसली मॉर्गेज जो वो जो डीड थी, जो मॉर्गेज किया गया था, वो वॉइड कर दिया गया, एंड कोई बेनिफिट, कोई रेस्टिट्यूशन इस केस में नहीं किया गया। सो ये जो है आपके मेन इश्यूज थे जो यहाँ पर बात की गई, और ये आपके कुछ लीगल प्रोविजंस जो इन्वॉल्व थे। सेक्शन 11 माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। देन सेक्शन 64 65 वॉइडेबल एंड वॉइड को लेकर बात करता है। देन 115 आपका स्टॉपल को लेकर बात करता है। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 41 जो है आपका, ये बात करता था अगर इंस्ट्रूमेंट कैंसिल किया तो क्या रेस्टिट्यूशन किया जाएगा। यहां पर रेस्टिट्यूशन डिनाई कर दिया गया था क्योंकि लेंडर हैड नॉलेज, लेंडर को पता था कि ये माइनर है, बट स्टिल अगर आप एंटर कर गए हो, क्योंकि ये जनरली जो आपका सेक्शन है 41, ये ये बात करता है अनजस्ट एनरिचमेंट को लेके कि भाई किसी को ना, नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन, राइट? किसी और के कॉस्ट पे आपको बेनिफिट नहीं होना चाहिए, बट यहां पर आपको नॉलेज था तो कोर्ट ने बोला यार हम नहीं दे सकते यहां पर आपको वो बेनिफिट। ओके, अब अगर बात करें सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, जो करंट लॉ है, यहां पर कंपनसेशन जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में देने की बात करता है। और यहां पर अब अभी जो करंट सिचुएशन है, रेस्टिट्यूशन को केसेस में कुछ केसेस देखे गए जहां पर अलाउ किया गया, जैसे खानगुल वर्सेस आपका लाखा सिंह जो केस है, वहां पर अलाउ किया था। कोर्ट ने बोला था कि माइनर को वो गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे, इवन अगर हम बात करें कैश वगैरह की भी, तो वो कहीं ना कहीं किसी किसी केस में। बट हाँ, सब कोर्ट्स के ना अलग अलग इंस्टांस है इस पर, बट स्टिल ये देखा गया कि सेक्शन 33 का यूज करके कोर्ट ने माइनर को बोला है रेस्टिट्यूशन करने का मतलब रिटर्न करने का वो चीजें जो उसने रिसीव करी हैं एक लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। ओके, सो फाइनली अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि इस ओवरऑल केस से हमने क्या समझा या क्या सीखा या क्या लर्निंग्स क्या है इस केस से, तो बेसिकली माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड, राइट? मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, हो ही नहीं सकता। सेकंड, नो स्टॉपल इवन इफ माइनर लाइड, मतलब माइनर के ऊपर लॉ ऑफ स्टॉपल नहीं लगता अगर इवन उसने वो झूठ भी बोला था, जैसे कि इस केस में मिसरिप्रेजेंट की थी अपनी एज। देन थर्ड, मॉडर्न लॉ जो है बैलेंस करता है जस्टिस को एंड प्रोटेक्शन को। कोर्ट्स कैन नाउ ऑर्डर लिमिटेड कॉम्पनसेशन वगैरह दिए जा सकते हैं, जैसे कि खान गुल वर्सेस लाखा सिंह के केस में माइनर को बोला गया था रिटर्न करने का जो बेनिफिट उसने रिसीव किया है, राइट? हाँ, इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर वो ट्रेसेबल है तो बिल्कुल किया जाए, राइट? देन नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब होता है अप्रूवल, राइट? अगर लेट्स से माइनर अभी माइनर है बट लेट्स से 2 साल बाद वो मेजर हो गया, तो क्या वो इस एग्रीमेंट, क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है, अप्रूव कर सकता है? द आंसर इज नो, बिग नो, राइट? कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन आफ्टर द माइनर अटेन्स मेजोरिटी। सो दिस वाज द केस गाइस। आई होप एक बेटर क्लैरिटी आई हो इस पूरे केस को समझने के बाद, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि प्लेज और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है, राइट? बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।